नमस्कार दोस्तों, आज 6 मई 2020 है और स्टडी मेट्स के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, आयुष्मान भारत दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आपका प्रश्न है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 अप्रैल, ऑप्शन बी 29 अप्रैल, ऑप्शन सी 30 अप्रैल या ऑप्शन डी 1 मई। तो सही जवाब होगा 30 अप्रैल। हर वर्ष की 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। यह देश भर के दूर दराज इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं को प्रदान करने के या उन्हें बढ़ावा देने के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है। और इसी दिन 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा एक विशेष योजना आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, की शुरुआत की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM नॉन अलाइड मूवमेंट के सदस्य देशों का हाल ही में शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने, बी निर्मला सीतारमण ने, सी डॉक्टर हर्षवर्धन ने या डी वेंकैया नायडू ने। तो सही जवाब होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के सदस्य देशों का विशेष शिखर सम्मेलन, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था, उसका प्रतिनिधित्व भारत की ओर से किया। जबकि इसके राष्ट्र जो अध्यक्ष थे वो अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव थे, क्योंकि ये इस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष हैं। और इस ऑनलाइन सम्मेलन में कई देशों के जो इसके सदस्य देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष या शासन अध्यक्षों ने हिस्सा लिया था। क्यों किया गया था? क्योंकि यह कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सदस्य देशों के बीच समन्वय किस प्रकार से बैठाया जाए और किस प्रकार से आपसी सहयोग द्वारा इस महामारी से निपटा जाए, इसके तरीकों पर चर्चा करने के लिए किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अब देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या, ये सम्मेलन क्यों हुआ और ये NAM क्या है, इसके बारे में जानते हैं। NAM यानी नॉन अलाइड मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन का संक्षिप्त रूप है। NAM संयुक्त राष्ट्र के बाद यानी UN के बाद दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। इसके साथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 120 विकासशील देश जुड़े हुए हैं। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। भारत इसके संस्थापक सदस्य के रूप में ही रहा है, क्योंकि शुरुआत के समय से ही इसका सदस्य रहा है। तो 1961 में इसकी स्थापना, 120 देश इसमें शामिल हैं और दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है विश्व का। और इसका जन्म तब हुआ जब दुनिया पूरी तरह से अमेरिकी और पूर्वी सोवियत गुट में बंटा हुआ था। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब दुनिया के कई हिस्सों में या कई जगह आपस में बंट गए, जैसे आधे अमेरिका की तरफ चले गए, यानी आधे अमेरिका के गुट में हो गए और आधे सोवियत गुट में थे, तब कुछ राष्ट्रों ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, गुट निरपेक्ष रहेंगे। तो उन्होंने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइड मूवमेंट का एक समूह बनाया, जिसमें 120 विकासशील देश शामिल हो चुके हैं अब तक। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावी होती है? प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद से प्रभावी होती है? तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 352। तो हमें पता है कि हमारा संविधान का जो 19वां अनुच्छेद है वो स्वतंत्रता के बारे में बतलाता है और उसी का 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में से एक प्रकार की स्वतंत्रता या आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी जाती है। उसी के तहत भारत में प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता है। मंगलवार को जारी हुई रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एक संस्था है जिसने रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के वार्षिक विश्लेषण यानी वार्षिक इनके रिपोर्ट के मुताबिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत को 142वां स्थान मिला है। तो भारत की स्थिति प्रेस रिपोर्टिंग के मामले में या प्रेस स्वतंत्रता के प्रेस फ्रीडम के मामले में बहुत ही नीचे की है, या 142वें स्थान पर होना सही नहीं है। पिछले साल 2019 में यह 140वां स्थान था और अब ये 2 स्थान फिसल कर 142वें पे पहुंच गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हिजबुल्लाह पर प्रतिबंध से संबंधित समाचार हाल ही में कई दिनों में चर्चा में रहा है। यह निम्न में से किस देश का एक राजनीतिक संगठन है? हिजबुल्लाह कौन से देश का राजनीतिक संगठन है? हाल ही में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो कौन से देश का संगठन है? तो ईरान, सीरिया, लेबनान या सऊदी अरब। तो हिजबुल्लाह ईरान का एक राजनीतिक संगठन है। पहले ये एक शुरुआत इसकी 1982 में ये एक संगठन बनाया गया था। सिया संगठन था, एक धार्मिक संगठन था, और धीरे धीरे ये मजबूत होता गया लेबनान में, और आज ये लेबनान की एक अहम राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। और ख़ास बात ये कि इस राजनीतिक पार्टी को दुनिया के कई देश आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं, और अब इस पर प्रतिबंध लगाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो ये लेबनान का एक राजनीतिक संगठन है। अगला है, देश में उगाए जाने वाले काले चावल यानी चक हाओ को हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग यानी जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग पहचान दी जाती है। यह चावल निम्न में से किस प्रदेश में उगाया जाता है? तो ये काले चावल या चक हाओ पंजाब, त्रिपुरा, मणिपुर या पश्चिम बंगाल कौन से प्रदेश में उगाया जाता है? तो मणिपुर में ये उगाया जाता है, और इसी के द्वारा यहाँ इसको जीआई टैग भी मिला है। इस काला चावल होता है बेसिकली ये, और इसके चाक हाओ वहाँ के स्थानीय नाम के नाम से जाना जाता है। इसको जीआई टैग के आवेदन करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड नेरामैक ने इसका आवेदन किया था, और इसमें एंथोसायनिन एजेंट होने के कारण इस चावल का रंग काला होता है। ये मिष्ठान दलिया बनाने के लिए उपयुक्त होता है। अब देख लेते हैं जीआई टैग क्या होता है। तो जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसी भी उत्पाद के लिए भौगोलिक चिन्ह होता है जो विशिष्ट उत्पादों, कृषि, प्राकृतिक हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान को दिया जाता है। यानी एक खास प्रकार का उत्पाद जो एक क्षेत्र में ही विशिष्ट रूप से उगाया जाता है, यानी एक क्षेत्र उस उत्पाद के लिए एक उसकी पहचान हो, और पिछले 10 वर्षों से वहाँ से उगाया जा रहा हो। तो ऐसे उत्पादों या जो भी उत्पाद हो, हस्तशिल्प हो या औद्योगिक सामान हो, उसका आवेदन करने के बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन द्वारा यह टैग प्रदान किया जाता है जो उसकी क्षेत्रीय विशिष्टता को प्रदर्शित करता है। किसके द्वारा दिया जाता है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन द्वारा यह टैग दिया जाता है। भारत ने जीआई टैग उत्पादों का पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम को 15 सितंबर 2003 को पारित किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रोफेसर थल्लपिल प्रदीप को जापान के 25वें निक्केई एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें निम्न में से किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन ए है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी आर्थिक और व्यापार नवाचार, ऑप्शन सी संस्कृति एवं समुदाय, ऑप्शन डी वैश्विक शांति। तो उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निक्केई एशिया पुरस्कार दिया गया, जो जापान की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। 1 मई को इसकी घोषणा की गई। 25वां ये संस्करण था इस पुरस्कार का। IIT मद्रास के ये प्रोफेसर थे प्रदीप, इनको पुरस्कार के लिए चुना गया। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्यों दिया गया, इसकी खास बात यह है क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी पर उन्होंने आधारित एक जल शुद्धिकरण वाटर प्योरिफिकेशन पे उत्कृष्ट कार्य किया, और इसी कारण से इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है, भारत और जापान के बीच संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किए गए थांगजाम दाभाली किस राज्य से हैं? तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन को प्राप्त करने वाले थांगजाम दाभाली सिंह अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या नागालैंड कौन से राज्य के हैं? तो सही जवाब इसका है मणिपुर के हैं थांगजाम दाभाली सिंह। इनको ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन दिया गया क्योंकि भारत और जापान की बेहतर समझ या रिश्तों में जो भी प्रगाढ़ बनाने के लिए ये सम्मान प्रदान किया जाता है। थांगजाम पेशे से एक एलोपैथिक डॉक्टर है और मणिपुर पर्यटन फोरम के संस्थापक हैं। उन्हें 29 अप्रैल को जापान की सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन एंड गोल्ड एंड सिल्वर रेज से सम्मानित किया। अगला प्रश्न लेते हैं, मई 2020 में निम्नलिखित में से किसने नदी के भविष्य के प्रबंधन पर एक आइडियाथॉन का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ऑप्शन बी शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान, ऑप्शन डी नीति आयोग या ऑप्शन सी नीति आयोग, और ऑप्शन डी 1 व 2 दोनों। तो पहले और दूसरे यानी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान दोनों ने मिलकर
नदी भविष्य के प्रबंधन पर एक आइडियाथॉन का आयोजन किया था। यह आयोजन क्यों किया गया था? क्योंकि कोविड-19 जो संकट है उसके समय या इसके बाद इसके भविष्य में नदी में जो सुधार है, नदी का प्रबंधन है, उसमें किस प्रकार की रणनीतियाँ अपनाई जा सकें, इसको ये प्रदर्शित करेगा या इसके लिए जो विचार हैं उनको पता लगाएगा। उनके आइडियाथॉन बेसिकली आइडियाज़ को लेने के लिए ये एक वेबिनार था, उनको पता लगाने के लिए। तो इसमें 500 प्रतिभागियों ने एक साथ हिस्सा लिया। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक पोर्टेबल डिवाइस ई-कॉवसेंस विकसित किया है? ऑप्शन ए सेल्यूलर और आणविक जीव विज्ञान के लिए केंद्र, ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पोषण संस्थान, ऑप्शन डी भारतीय जैविक विज्ञान और अनुसंधान संस्थान। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी संस्थान ने एक पोर्टेबल डिवाइस ई-कॉवसेंस, नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। ई इलेक्ट्रॉनिक, कोविड के लिए, सेंस यानी पता लगाने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टेबल उपकरण होगा जो कोविड-19 की एंटीजन का पता लगाने के लिए काम में लिया जाएगा। इससे परीक्षण से यह कहा जाता है कि यह 30 सेकंड के भीतर मानव लार में उपस्थित कोरोना वायरस के एंटीजन का पता लगा सकता है। तो किसने विकसित किया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NIAB ने इसे विकसित किया। अगला है, मई 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली को एकीकृत किया है? वन नेशन वन राशन कार्ड। तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, पंजाब या उपरोक्त सभी। तो तीनों राज्यों के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने इस वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली को एकीकृत कर लिया है। वन नेशन वन राशन कार्ड परियोजना जो थी, योजना है, यह जून 2019 में शुरू की गई थी और इसके तहत क्या होता है, जो लाभार्थी होता है वो देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपने पात्र अनाज का लाभ उठा सकते हैं। तो इसी योजना के तहत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटीग्रेट किया गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव को इसमें साथ में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज के लिए इतने प्रश्न। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मई 2020 में निम्न में से किस शहर ने अपनी पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की है? तो कौन से शहर ने? गांधीनगर है, ऑप्शन बी लखनऊ है, कलकत्ता है या मुंबई है। आपको सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताने हैं और इसका विस्तृत सॉल्यूशन कल के करंट अफेयर्स के प्रश्नों में आपको मिलेगा पूरे विस्तार के साथ। तब तक आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पे आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।